हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। पूरे हफ्ते हम विदेशों की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बीच में दो एक प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें एक तो भारत के आसपास के मुल्कों की खबर होती है और एक देश के में क्या कुछ घट रहा है उस पर भी हम बात करने के लिए, चूंकि वो जंग अभी जाहिर है अभी चलेगी, लगता है लंबी चले, शायद अभी जंगबंदी जरूर है लेकिन फिर से शुरू हो सकता है। अब जो आज हम बात कर रहे हैं अविनाश काकड़े जी से, वो भारत में होने वाले अहम घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने बजट पेश किया है जिसमें कहा गया है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग और ऐसे हो गए जो अब टैक्स अदा नहीं करेंगे, उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन उसके कुछ और भी वो पहलू हैं जो सरकार नहीं बता रही है। लेकिन मोदी जी ने क्या कुछ कहा अपने बजट के सिलसिले में, और उस पर राहुल गांधी ने जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा महाकुंभ में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जिसको हमारा जो गोदी मीडिया है, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहा करते थे कभी, वो उन खबरों को दबाने की कोशिश कर रहा है। मरने वालों की तादाद ठीक से नहीं बता रहा है। और अब तो बीजेपी के पसंदीदा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धार्मिक चोला पहने हुए हैं, वो कहते हैं कि वहां प्रयागराज में मरने वाले लोग सीधे उन्हें मोक्ष मिलेगा। तो ये कहकर के भी सरकार के निकम्मेपन को छुपाने की कोशिश की जा रही है। उधर अमेरिका से भारत के लोग जो गैर कानूनी वहां पहुंचे थे उनकी वापसी शुरू हो गई है। और मोदी के जमाने में डॉलर बहुत कम हुआ। कई अहम खबरें हैं जिस पर हम आज बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि मोदी जी की आपको कौन सी बात अच्छी लगी जो बहुत ही काबिले जिक्र हो, जिसके बारे में उन्होंने अपने बजट के बारे में जो कुछ कहा, वो क्या कुछ अच्छा क्या लगा आपको? उनकी कोई बात अच्छी भी लगती है कि नहीं? नहीं, सारी बातें अच्छी लगी क्योंकि सच तो कुछ भी नहीं है। अच्छी लगना है। अच्छा अच्छा, सब अच्छी लगनी है, हंस सकते हैं कम से कम उनके झूठ पर। जी जी, तो सारी बातें अच्छी लगी। हाँ उन्होंने बोला 370 और 35A। हाँ इनको पता ही नहीं कि 35A की डिमांड हरिशंकर जी ने की थी, वहां के हाँ, जो राजा थे उन्होंने की थी। और 370 कब हुआ, किसने लगाया, 370 कब आया था, कुछ नहीं पता इनको। तो सारी बातें अच्छी लगी मुझे। मोदी जी के कुछ भाषणों के बारे में तो मैं 10 पॉइंट बताता हूँ। हाँ देखो, सवाल जो पूछते हैं ना उसके इतर जवाब देना, अब ये अच्छा नहीं लगेगा क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। नहीं मैंने नहीं, आपको आप पूछा हाँ मैंने आपको पूछा आपका नाम क्या है, हाँ और आपने बताया इजराइल में ऐसा चल रहा है। हाँ, तो फिर मुझे अच्छा बात ही गलत हो लगेगा, जाएगी, बिल्कुल बात गलत हो जाएगी। जब है ना? मैंने इसीलिए आपसे अच्छी क्या लगी बातें वो मैंने सोचा कि सीधे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि आप हाँ, अक्सर मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, ऐसा लगता है क्या? जी जी जी। तो उन्होंने पहला जो हाईलाइट किया है कि अरविंद केजरीवाल जो करप्शन करते हैं लाखों करोड़ रुपए का, इसमें शीश महल बनाते हैं। उसने शीश महल बनवाया, इसने मोदी महल बनवाया 2700 करोड़ रुपए का। हाँ हाँ, शीश महल तो बना होगा 70 करोड़ का। हम्म, 70 करोड़ और 2700 करोड़, अब इसमें हंसे की रोए? हाँ यानी हाँ, प्रधानमंत्री बोल रहा है कि कौन बोल रहा है भाई ये? जी 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 जी, मतलब भविष्य का कोई नियोजन नहीं, भविष्य की कोई बात नहीं, क्या होने वाला है नहीं, क्या बर्बाद कर दिया उसका कुछ नहीं, इस हम्म तरीके से सुधारेंगे उसका कुछ नहीं। एआई पूछो तो आई बताते हैं या अमेरिकन इंडियन बताते हैं, एआई का हम्म मतलब भी पता नहीं। तो हम्म अब इस बारे में क्या बोले सर? अगर हम्म, लोगों ने प्रधान, हम सब ने बनाया उनको, तो हाँ, प्रधानमंत्री की बात सर्वोपरि। हम्म, अखबारों की पहली हेडलाइन होती थी कि इतने लाख के घोटाले हो गए, 10 साल हो गए घोटालों का कोई। अब इसमें हंसो के रो, क्या करूं मैं? घोटाला नहीं हुआ तो ये फंड, ये जो था पीएम फंड, वो क्या था? वो क्या था? वो इलेक्शन का जो फंड लिया था, इलेक्टोरल इलेक्ट्रो, बॉन्ड के रास्ते। हाँ वो क्या था? हम्म क्या था सर? वे नोटबंदी क्या था?
बैंकों से विड्रॉ करना पैसा क्या था, हर एक इंस्टीट्यूशन से पैसा लेके पीएम फंड में डालना और पीएम फंड प्राइवेट है बोलना, ये क्या था? जबकि उसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एक मिनिस्टर था। 4 मिनिस्टर जिस फंड में है वो प्राइवेट फंड कैसे हो सकता है? और ये लोग प्राइवेट फंड में चेयर कैसे धारण कर सकते हैं, या इनके सील सिक्के कैसे चल सकते हैं? आईएएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी उसके सब हिसाब किताब कैसे रख सकते हैं? तो हंसना चाहिए, रोना चाहिए, मुझे नहीं पता सर। मुझे ये समझ में नहीं आता आजकल कि किस बात पर हंसे और किस बात पर रोए, क्योंकि नेता तो हमारे हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं। हमारा निरंतर प्रयास है, बोलते प्रधानमंत्री, योजना 100% लाभार्थी को मिले। और अब फिर इनको लाभार्थी को योजना अगर ये देते हैं, सही बात बताइए, तो फिर ये रिटर्न कैसे लेते किसानों से पैसे? अगर लाभार्थी तुमने सिलेक्ट किए भी नहीं कर दिए, महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना हो, अब आप पता चला कि 1.5 करोड़ महिलाओं को रिकवरी करेंगे ये, अब डायरेक्ट फंड कैसे पहुंचे गया और किस लिए पहुंच गया और किस तरीके से पहुंचाया, मुझे नहीं मालूम। हम तुष्टिकरण नहीं करते बोले, अब ये तुष्टिकरण नहीं है क्या? डायरेक्ट इलेक्शन के पहले फंड देना, यानी मुस्लिमों का ही तुष्टिकरण हो सकता है, बाकी और किसी का तुष्टिकरण नहीं हो सकता। तुमने बांटे तो रेवड़ी है, किसी दूसरे पार्टी ने बांटा तो रेवड़ी है, और इन्होंने बांटा तो क्या भगवान का प्रसाद है? क्या है? अरे साहब, दिल्ली में बाकायदा पैसा बंटने के सबूतों के साथ शिकायतें हुई और इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। पैसे नकद बांटे जा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं। शक्ति, साड़ी, पैसे सब बांटे गए, है ना? और राहुल गांधी ने तो पार्लियामेंट में पूछा कि उसके बारे में क्या कहना है, जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होते वक्त चीफ जस्टिस को क्यों हटाया गया और 2 वर्सेस 1 ऐसा कैसा हो गया? अब जो बोलोगे उसमें सिग्नेचर करने के लिए तो मैं नहीं आऊंगा, तो इसके बारे में कोर्ट भी संज्ञान ले। उसके बाद में पीएम जी ने बोला कि जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन हो गया। अभी फैशन तो तुम्हारे लिए सारे जगहों पर उच्च वर्णियों का ठेका तुमने कर लिया, तुमने तुम्हारे उद्योगपतियों का कर लिया, सांस्कृतिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे एक विशिष्ट जाति का कब्जा आपने कर दिया। और अब लोग अगर बोलते कि हमारा शेयर हमको चाहिए तो ये फैशन हो गया। उसके बाद में उन्होंने बोला विदेश नीति पर चर्चा, फॉरेन पॉलिसी। अरे फॉरेन पॉलिसी पे बोलने लायक भी है क्या मोदी जी आप? आपका जाके 1.5 महीना वहां वो ये करते रहता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुला लो, नहीं बुलाते। अंबानी तो चला जाता है वहां, तो मालिक चला गया, चौकीदार यहाँ बैठे रहे, और ये अब फॉरेन पॉलिसी पर ज्ञान बांट रहे देश में। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया वैसा किया। भाई पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में करीबन 80-90 कंट्री खड़ी हुई थी निर्गुण सम्मेलन में। आज भी तुम क्यों नहीं गए? तुम बहुत बहादुर हो ना, तो यूक्रेन के साथ में खड़े हो जाना चाहिए था, इजराइल के साथ में खड़ा होना जाना चाहिए था, क्यों तटस्थ रहे? नेहरू की पॉलिसी अडॉप्ट करोगे, तुमको पता है नहीं किया तो जूते पड़ेंगे दोनों तरफ से, हाल बुरे हो जाएंगे और गाली उसी को दोगे। तो ये जो है फॉरेन क्राइसिस, ये इनका पूरा मेंटल क्या होता है, तो आपको एक बताता हूँ कि एक ही चश्मे से देखने की जो होती है ना स्टाइल, एक भगवान लगा लिए, मुझे इकोनॉमी भी वैसे ही देखना है, समाजशास्त्र भी वैसे ही देखना है, धर्मशास्त्र भी वैसे ही देखना है, व्यापार भी वैसा ही देखना है, राजनीति भी वैसे ही देखना है। तो एक एंगल से बराती घोड़े जो देखते हैं उतना ही बोलते हैं, उससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। अब प्राइम मिनिस्टर है सर, ज्यादा नहीं बोल सकते उसके बारे में। उसके बाद में ये प्रधानमंत्री का मेरा तीसरा टर्म है, मैं सक्षम भारत, आधुनिक भारत और ये फलाना भारत बनाने के लिए जुटे हुए हैं। अब कितना सक्षम बना दिया आपको पता है? हार्ले डेविडसन नाम की जो मोटरसाइकिल है, बंदर घुड़की दिखाया मोदी, उसने डोलांड ने, इनके मित्र ने, मात्र 10% टैक्स पर उसका खाली 2 चक्के निकाल के दूसरे पेटी में पैक कर दो, बाकी हार्ले डेविडसन सेम भेज दो, तो टैक्स 40% से 10% हो गया। सर ये नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति का तो क्या बोलना चाहिए सर इनको? अरे बलात्कारी इनके पार्टी में बैठे हुए हैं, बलात्कारी बाबा को कितने बार पेरोल दे दिया, मैंने पूरे चिट्ठा भेजा हूं आपको। इलेक्शन में जरूरत है, जिसके ऊपर कोर्ट ने बलात्कार के आरोप सिद्ध कर लिया, उसको आपने इतने बार पेरोल दे दिया क्योंकि आपका प्रचार करना है, और आप बलात्कारी और नारी शक्ति की बात करोगे। और इन्होंने देश को कैद खाना बनाया था,
हमारे यहाँ जूझ नहीं आती। मौतें कितनी हुई। एक बार नेहरू जी के वक्त में कुंभ में भगदड़ मची थी, 400 मौतें हुई। दूसरे दिन उन्होंने पार्लियामेंट में अनाउंस किया था कि 400 मौतें हुई है और 3000 घायल हो गए। इन्होंने 2700 कैमरे लगाए, पूरा एआई से कर रहे हैं वहां। 2700 कैमरे में कितने लोग नहा रहे हैं ये तो पता चलता है, अगर कितने मर गए इसका कोई पता नहीं है। फिर इनका हुआ आ गया नागरिक अधिकार, प्रेस की आजादी, कौन से स्तर पे ये पहुंच गए प्रेस की आजादी। ये मोदी जी के शब्द है, मेरे नहीं है। नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, 15 नारी। आपातकाल में संविधान को नोच डाला। इन्होंने संविधान में ये किया कि टॉप के जो 90 ऑफिसर है उसमें से खाली 32 ऑफिसर आईएएस है, बाकी इन्होंने डायरेक्ट भर्ती कर दिए। संविधान निर्माताओं ने भी सोचा भी नहीं होगा कि इतने लोग, इतने बुरे लोग इस देश को चलाने के लिए आ सकते हैं। ये भी संविधान निर्माताओं ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ये हालत आपकी कर दी है देश की। उन्होंने बताया कि एक शब्द कांग्रेस को बहुत प्रिय है, जुमला, और गरीबी हटाओ ये जुमला था। तो 15 लाख क्या था, 2 करोड़ नौकरी क्या था, भ्रष्टाचार मुक्ति क्या था, तो सबका साथ सबका विकास क्या था। एक नारे को जुमला बोल दिए, आपने इतने सारे नारे लगाए, आपका क्या है मामला। और घोटाले रोके बोलते वो, घोटाले रोके हैं कि घोटालों को इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में बदल दिया है। अब सरकारें घोटाला करती है, व्यक्ति नहीं करते, सरकार घोटाला करती है और वो इनके लिए करती है। सेबी का घोटाला नहीं था। और सरकार जो घोटाला करती है, सरकार में भी सब लोगों को हिस्सा नहीं मिलता, ऐसा लगता है। सीधा सीधा ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया गया रिश्वत का कि काम करो और इलेक्टोरल बॉन्ड, और तो ये तो एक तरह से ऑफिशियल कर दिया गया रिश्वत को। और जिसमें अपने हाँ जी, के कपड़े पर और उनके रहन सहन पर कटाक्ष करते हैं। उस वक्त आपको बताता हूं कि 1500 रुपए पेमेंट था नेहरू का, और उन्होंने कभी जिंदगी में पेमेंट लिया नहीं। इनका पेमेंट 2,80,000 है, और उसके 2,80,000 में ये रोज के 4 सूट बदलते हैं। कोई भी सूट 1-1.5 लाख से कम का नहीं है, रोज के 4 सूट। उसके लाखों के पेन यूज करते हैं, हर वक्त बदलते हैं। चश्मे लाखों के होते हैं, वो हर वक्त बदलते हैं। घड़ी, बूट, सूट, ये सारे लाखों के होते हैं। ये कहां से आई, कहां से आते हैं? भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया शासन इन्होंने। ये सब कहां से आता है? यानी खुद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो पैसा खर्च होता है वो बहुत बड़ी रकम है। ऐसा शायद कभी किसी और ने ना किया हो। किसी ने नहीं किया सर, कोई नहीं कर सकता इस तरीके से। ये जो था ना, इन्होंने बताया गरीबी का रोना रोना, गरीबी का रोना रोना, पूरे देश को गरीब बना के हाथ में कटोरा थमा दिया। चाय बेचा, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप देश बेच दोगे। चाय बेचने का मतलब ये नहीं हो सकता है कि आपको देश को बेचने की परमिशन मिल गई। आपने बनाया कुछ नहीं, सब बेचने का काम किया। ऊपर से आप ये बताते हो कि चाहे नागरिक हो या सरकार अपने कर्तव्य का पालन करे। क्या है सरकार का कर्तव्य? मौतों को छुपाना है सरकार का कर्तव्य है। मतलब आपका सीएम 18 घंटे बाद कबूल करता है, जब प्रधानमंत्री बोल जाती है, राष्ट्रपति बोल जाती है, उसके बाद वो मौतों को कबूल करता है, वो भी 30। तो इसके बारे में आप जब पूछोगे तो डिटेल से सब बताऊंगा। क्या लगता है, आपको क्या लगता है? अच्छा, मैं थोड़ा सा महाकुंभ पे बाद में जाऊंगा। राहुल गांधी ने क्या क्या खास बातें कही हैं बजट के सिलसिले में? देखो, इन्होंने जो किया है वो तो, जो फिर वो रोना रोए हैं वो भी बता दूंगा। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में आगे चलता हूँ। कि नेहरू जी ने कभी नहीं बोला कि 150 साल में अंग्रेजों का राज था, तिजोरी लूट गई थी, हमारे पास कुछ नहीं था, हम कुछ बना। ये कभी रोए देखा आपने नेहरू जी को रोते हुए? ये तो बार बार रोते हैं। इनके मुख्यमंत्री रोते हैं, इतने भावनाशील है, इनके मुख्यमंत्री रोते हैं। राहुल गांधी ने जो 2-4 बातें बोला है वो यही बातें है कि तो आगे होना चाहिए, जो नहीं हुआ उसके लिए उन्होंने बताया कि ये नहीं चला। जो अच्छी बातें किया है मोदी ने, मेक इन इंडिया, ये चला क्यों नहीं, उसके ऊपर ध्यान देने के लिए बोला। और फिर उन्होंने बोला कि जब हमने कंप्यूटर क्रांति हो रही थी, दुनिया में कंप्यूटर क्रांति हो रही थी, तो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया वो यहाँ बना, देश में। अमेरिका ने देने से मना किया था, वो यहाँ बना।
तो कंप्यूटर के वजह से हमारे हजारों बच्चे, लाखों बच्चे अमेरिका, यूरोप और सब देशों में, दुनिया में हम मास्टर हो गए। हमारे देश की इकोनॉमी भी ग्रो हो गई और हम दौड़ने लग गए, देश हमारे पीछे आए। आज क्या तारीख है? तो हम चाइना का रॉ मटेरियल बुलाते हैं। चाइना को पता है कि हमारे पास में क्या क्या बनता है और किस बनाने के लिए कौन से साहित्य चाहिए, तो वैसे वैसे नचाता है वो हमारे उद्योगपतियों को। मतलब हमारे इंडस्ट्री कहाँ चली गई, किसके पास में हो गई कंट्रोल, नियंत्रित? तो चाइना के पास में हो गई। और अमेरिका के पास में क्या हो गया कि आपकी जरूरत क्या है उसके अनुसार वो आपको टैक्सेशन और वो सब मुहैया कराते हैं। मतलब हमारी मैन पावर बेच दिया, मनी पावर बेच दिया और सारी पावर इसने बेच के नक्की कर दिया। राहुल गांधी ने बोला कि हमको अगर भविष्य देखना होगा तो इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, ऑप्टिक्स और एआई, ये 4 हमारे इंजन हो सकते हैं जो हमको 25वीं सदी के बाद 50 तक ले जाएंगे, 50वीं सदी तक ले जाएंगे। ये चीजें हमको, अगर हमने इन चारों टेक्नोलॉजी पर कहीं काम किया, आपको पिछले वक्त मैंने बताया था एआई के लिए हमने तो उसको, जो वहां का उद्योगपति है एलन मस्क, उसको बोल दिया आ जाओ, आ जाओ बाबा, कुछ करो हमारे लिए, कितना चाहिए आपको। अब ये यहाँ बैटरी बनाने की, इलेक्ट्रिक मोटर और कार बनाने के लिए यहाँ करना चाहिए था R&D, हमारे यहाँ के नए लोगों को उसमें लगाना चाहिए था, तो इन्होंने बाहर के लोगों को इंपोर्ट के लाइसेंस दे दिया। टैक्स कहाँ तक ले गए? इतना 40%, 50% से ड्यूटी जो है 10% तक घटा दिए। आपको पता है छोटे छोटे देश है, मैक्सिको है, कनाडा है, क्या बोलते हैं उसको, कनाडा तो बड़ा, हाँ, चाइना बड़ा मुल्क है। आज के कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि तूने लगाया ना, तो उसने भी 155 करोड़ डॉलर का उनके ऊपर थोप दिया टैक्स, उसने भी 25% लगा दिया। भारत तो कुछ भी नहीं करता है। 205 लोग वापस आ रहे हैं आज, उनको सबको कुंभ में ले जाके नहलाएंगे और नागा साधु बना के छोड़ देंगे। हमने तो ये तय किया, और 17,000 आने वाले हैं जो वहां मोदी 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 चिल्ला रहे थे, वो सब यहाँ नागा साधु बनने के लिए आने ही वाले हैं। ये चारों टेक्नोलॉजी का मेक इन इंडिया में कोई उपयोग नहीं किया, ऐसा राहुल जी का कहना है। दुनिया में जंग तो बैटरी और इंजन के दरमियान हो रही है। बैटरी वाला ड्रोन बड़े वाले इंजन को तोप वाले को बैटरी का ड्रोन उड़ा देता है, छोटा सा, आपने देखा होगा ने किस तरीके से वो छोटे से चिप से आपके पास में जो मोबाइल है और वो मैसेंजर है, पेजर है, उसको उड़ा के उसको बम बना दिया। तो दुनिया किस तरफ जा रही है और हम किस तरफ जा रहे हैं? तो हम उस तरफ जा रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने लोग डुबकी लगा रहे, उसकी यहाँ गिनती कर रहे। तो चीन के पास हमारे भारत का प्रोडक्शन डेटा है और अमेरिका के पास हमारा कंजम्पशन डेटा है। ये दोनों डेटा हमारे देश के बाहर चले गए, हमारे पास में कोई डेटा नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, माइनस में हम चल रहे हैं। और हमारा देश ये खाली की खाली कंज्यूम करने के लिए एक ऐसा मार्केट बना के छोड़ दिया मोदी जी ने कि जिस मार्केट में कोई भी आएगा अपनी शर्तें बनाएगा और आपको उसको जो चाहिए वो उस दाम में बेच के नक्की हो जाएगा, आपको लूट के ले जाएगा। ये तकरीबन भारत देखिए, महात्मा गांधी जी ने नारा लगाया था, बी इंडियन बाय इंडियन वाला, भारतीय खरीदो, भारतीय बनो। और अब वो रास्ते सारे बंद होते होते इंडस्ट्रीज बंद और सब कुछ बाहर से खरीदो और उसी पर जियो, और हर चीज पर जीएसटी दो, चाहे वो पढ़ने की किताबें हो, चाहे कुछ भी हो। तो उस पर जवाब नहीं देता है कि ये 4 क्रांति के बारे में वो क्या करेंगे। हाँ। ये 4 क्रांतियों पे क्या हो रहा है, हमने उसमें कितना काम किया है, कितना रिसर्च किया, ये भाषण का ये होना चाहिए था ना। प्राइम मिनिस्टर के भाषण का विजन दिखाना चाहिए था, तो विजन नहीं दिखाया। वो आज भी वो 70 साल के पीछे जाके जीते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को भी धो देते हैं, नेहरू को तो धोते ही है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इंदिरा जी को धो देते हैं, सबको धो देते हैं। तो ये भविष्य बनाएंगे, ये देश का भविष्य बनाने लायक है सच में? इनको भविष्य समझता है, इनको देश समझता है, इनको दुनिया समझती है? क्या समझता है इनको? अय्याशी के सिवा और क्या समझता है ये बताइए। मैं तो जनता से पूछना चाहता हूँ, आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी को अय्याशी के सिवा और क्या समझ में आया? 2 उद्योगपति के अलावा इनको तीसरा क्या समझ में आया? इन्होंने उद्योगपति 2 ही क्यों चुने? 2-4 उद्योगपति जो छोड़ के बाकी उद्योगपति क्या इस देश के नहीं है? वो देशभक्त नहीं है? देशभक्ति का ठेका उनको ही दिया है आपने। तो ये जो बातें हैं, ये झूठ के सिवाय मोदी जी का कुछ नहीं था।
राहुल जी ने एक विजन दिया था, अच्छा विजन दिया था, एक ही बात गलत किया था कि वो भाषण अंग्रेजी में दिया। मुझे नहीं मालूम कांग्रेस का अंग्रेजी प्रेम कहाँ तक ले जाएगा। हाँ, वो हिंदी में होता ताकि हिंदी जानने वाले लोगों तक सीधे भी पहुंचता और पूरी बात पहुंचती लोगों तक भी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। राहुल गांधी भाषण जो देते हैं वो अमेरिका और यूरोप के लिए देते हैं, और बीजेपी वाले भाषण देश के लिए देते हैं। अभी तक इनको यही समझ में आया कि पार्लियामेंट का भाषण लोग देखते हैं, जनता देखती है इस देश की। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वीडियो बाकायदा, बल्कि बहुत सी वो चीजें जो पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड में खत्म कर दी जाती हैं ऐतराज करके, वो वीडियो भी बाहर आ जाती है और वो बहुत ही इफेक्टिव भी होती है, मैं समझता हूँ। अच्छा, शेन नाम का ऐप था जो मोदी जी ने पिछले वक्त डोकलाम के वक्त बंद कर दिया था। वो ऐप फिर से आया है हमारे यहाँ 2020 में जो बंद हुआ था, और उस ऐप का बेबी ऐप बनाया है ईशा अंबानी जी ने, तो मालिक ने बना लिया, तो परमिशन हो गई अब। जी 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 जी, इकोनॉमी है सर। अच्छा, मैं चलना चाहता हूँ अब महाकुंभ में, हालांकि उस पर बहुत ज्यादा डिटेल से बात करने का वक्त नहीं रहा है। महाकुंभ में आपके हिसाब से कितने लोग मारे गए होंगे? सर एक ये है क्या बोलते हैं उसको, डीआईजी थे, डीजीपी, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह, और ये ठाकुर कम्युनिटी के हैं और ये योगी के बहुत बड़े भक्त है। ठीक है, जाति के कारण ये भक्त बने हुए। इन्होंने खुद कबूल किया है कि 16,000 फोन बंद हो गए नोज पर, मतलब जहां संगम है, जहां भगदड़ हुई, 155 नंबर जो पोल है उसके पास जहां भगदड़ हुई, 16,000 बंद हो गए मोबाइल। 16,000 मोबाइल बंद होने का है कि लोग लापता हो गए, या तो फोन बंद हो गए, या तो फिर फोन बंद किए गए, टावर वहां बंद किया गया। तो टावर बंद किए के कोई सबूत नहीं है, फोन बंद हो गए, तो फोन तो लोकेशन मिलनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं मिली। और देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि 6 जगह भगदड़ हुई है, हजारों लोग मारे गए हैं, मगर योगी जी 30 के आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। और ये 30 के आगे बढ़ने को इसलिए तैयार नहीं है कि उनके पास में कोई जवाब नहीं है, इसी बात का कोई जवाब नहीं है। क्योंकि आपको पता है, आप एक शंकराचार्य को ये बोलते हैं कि ये देशद्रोही है, ये मुल्ला है, ये मौलवी है, उसके तरह तरह की बीमार है। उन्होंने बोला था कि महाकुंभ अखाड़े में ये जो आपने किया था, उस वक्त जो हत्याएं हुई, मर गए जो लोग, आपने उस वक्त हमको कैसे बताया कि अफवाह है? तो मरे थे, उनका हमको सूतक था, मतलब हमारे यहाँ मनाते मरने के बाद में वो जो मनाते हैं, उस वक्त स्नान करके हमको उपवास करना चाहिए था। तो 16 घंटे इसने जानकारी छुपा के रखा, हमने उस वक्त खाया, इसका पाप हम कहाँ भरेंगे, ये पूछ रहे हो। और उसके ऊपर उन्होंने ये बोला कि योगी बोल रहे हैं कि योगी है, ये भड़के हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले कि मुख्यमंत्री झूठा है, उसने ये पाप किया है झूठ बोल के। अब ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ये भी पता नहीं है कि झूठ बोलना इस बीजेपी की फितरत है। में आइए, इतना सारा झूठ जो बोला है, ये इनको पता नहीं चला। धर्माचार्य अच्छा, टाइम के साथ साथ वो जो तादाद मरने वालों की है, वो तो मैं समझता हूँ घर के लोग जो होंगे, रिश्तेदार होंगे, जिनके लोग नहीं पहुंचे वापस, वो एक कोई डेटा इकट्ठा करने का तो कोई इंतजाम बेहतर तरीके से कुछ होना चाहिए था ना? क्या होगा सर, हमने तो कितने करोड़ नहाए, इसका डाटा तो बहुत तुरंत दे देते हम। मतलब रात से स्नान शुरू होता है, सुबह 8-9 बजे डाटा आ जाता है। मरने वालों का डाटा कोई नहीं है। जबरदस्ती उनके डेड बॉडी है, उनको सुपुर्द करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि तुम कोई इंटरव्यू नहीं दोगे, उसके पोस्टमार्टम नहीं कराओगे, तो ये नहीं बताओगे कि यहाँ मर गया, वो बोलोगे बीमारी से मर गया। ऐसे हजारों केसेस उन्होंने वैसी बॉडी सुपुर्द कर दिए, कोई गिनती नहीं है सर, किसी तरह की गिनती नहीं है। बीजेपी का एक विधायक बोल रहा है कि चीफ सेक्रेटरी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बीजेपी का विधायक है नंदकिशोर गुर्जर। इसने बोला कि योगी ने दावा किया था 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है, 50 करोड़ भी लोग नहीं आए, तो इतनी बड़ी भगदड़ कैसी हो गई है। और एनएसए को मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इसकी चीफ सेक्रेटरी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। एनएसए को जांच करके उसको चीफ सेक्रेटरी को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भगदड़ वीआईपी मूवमेंट के कारण हुई और वीआईपी मूवमेंट के लिए योगी और चीफ सेक्रेटरी जिम्मेवार है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को नहीं बोला
मगर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया है कि इसको अरेस्ट करो, ये सब इसका जिम्मेवार है, ये भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं कर रहा है। तो ये इतनी देर जानकारी छिपा के रखना और इतने देर जानकारी को न बताना, क्या ये गुनाह नहीं है? यकीनी तौर पर देखिए, ये खुद बड़ी अजीब बात है कि जिसका कोई आदमी मरे उसको ये कह दिया जाए कि आपको मीडिया में नहीं बताना और आपको ये बताना है कि यहाँ मरा ही नहीं है, कहीं और मरा है। तो ये खुद अपने आप में इतनी बड़ी ज्यादती है। डेड बॉडी नहीं देना है, रिपोर्टरों को जो डेड बॉडी कवर कर रहे थे उनको पीटना है। यानी 10 ट्रैक्टर भर के कपड़ा चले गए एक जगह का, 6 जगह भगदड़ हुई, एक जगह का 10 ट्रैक्टर भर के कपड़ा चले गया। आदमी का कहीं पता नहीं है, लाशों का कहीं पता नहीं है। जया बच्चन बोलती है कि ये लाशें इन्होंने गंगा में डाल दिए, उसके वजह से वहां बदबू फैल गई। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात करता है विश्व हिंदू परिषद। अब ये विश्व हिंदू परिषद मौत कितनी हुई ये नहीं बता रहा है, मगर कोई अगर बोल रहा है कि उसका सीसीटीवी कैमरे से क्यों नहीं बता रहे भाई? तो सांसद को मारपीट हुई जो बता रहे थे, उसकी एफआईआर दर्ज किया, उसका आगे कुछ नहीं हुआ, तो 2700 सीसीटीवी कैमरे काहे के लिए लगाया था? लड़कियां ताड़ने के लिए लगाया था। तो यानी सिर्फ वो बताएं जो हम बताना चाहते हैं, जो हम नहीं बताना चाहते वो सीसीटीवी कैमरा भी चाहे कुछ भी कर ले हम नहीं बताएंगे। ये बहुत ही अजीब सूरत। भगदड़ का कारण जो मुख्य रूप से बताया अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, एक 2 तरह का कुंभ चल रहा है, एक वीआईपी कुंभ चल रहा है और एक कॉमन कुंभ चल रहा है। उसके चक्कर में कॉमन आदमी की बलि चढ़ाई जा रही है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का कहना है। और अंधभक्त कह रहे भगदड़ में मरे नहीं, अमृतकाल में मोक्ष प्राप्त किए। बाबा बागेश्वर बोलता है ये मोक्ष प्राप्त हुआ है। वो जो शंकराचार्य बोल रहे हैं कि मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो ये मुझे ये दे दे, स्टेटमेंट दे दे, मैं खुद इसको मोक्ष देने के लिए तैयार हूं, मैं खुद आता हूं, जब तक दबा के रखता हूं जब तक इसको मोक्ष ना मिल जाए। काटजू भी यही बात बोल रहे कि वीआईपी को मोक्ष क्यों नहीं मिलता है, बाकी सबको मोक्ष। एक तरफ 70 लाख वोटों पर चर्चा चल रही है। कोर्ट ने भी आज, हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने बोला कि बताओ ये 70 लाख वोट बढ़े कैसे अचानक, और 76 लाख वोट 5 बजे के बाद हुए कैसे? इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है किसी का। इलेक्शन कमीशन ऐसे करप्शन जो मतलब सोच भी नहीं सकते वो सब करते हैं और उसे छुपा देते हैं। और मीडिया चूंकि अब जेब में है इसलिए उसी तरह से जो हम चाहेंगे वही लोग जानेंगे, जो हम चाहेंगे वो नहीं जानेंगे। अब काकड़े साहब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, अब मुझे थोड़ा सा कुछ और ये बताइए, ये जो अमेरिका से भारत वापसी हो रही है, ये इसका अंत क्या होगा? कितने लोग आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा? ये नहीं है, ये तो बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। सर भारत के बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। आपको बताता हूँ, भावेश लाठिया नाम का एक गुजराती पकड़ा गया फेंटानाइल के इसमें बेचते हुए। फेंटानाइल देखो आपको बताता हूँ, ट्विन टावर गिराए थे तो 3000 लोग मरे थे अमेरिकन एक भी आदमी जो आपके यहाँ पेगासिस आया था। हाँ। ये दुनिया में लगाया था उन्होंने पेगासिस, इजराइल ने, अमेरिका में नहीं लगाया था। उनको पता है कि यहाँ किसी आदमी को मारना, किसी आदमी की जासूसी करना ये कितना बड़ा अपराध है और उसके लिए क्या पनिशमेंट अमेरिका दे सकता है। आपको पता है कितने देश बेचिराग कर दिया अमेरिका ने। उन्होंने ही बनाया था तालिबान और उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। अब हमारे यहाँ का एक गुजराती जहां मिला है भावेश लाठिया करके, उसको अरेस्ट किया है 4 जनवरी 2025 को। और उसने क्या किया कि जो उसके रॉ मटेरियल होता है, ये रॉ मटेरियल आया है मैक्सिको और चाइना से। चाइना एक सॉल्ट बनाता है, जो सॉल्ट बनाने के लिए रेक्सटर केमिकल और एथोस केमिकल, ये इससे बनता है रॉ मटेरियल। वो चीन उत्पादन करता है, IBO4 सप्लाई होता है और ये कंपनी जो है चलाता है भावेश लाठिया है हमारे यहाँ का, वो चलाता है, वो पकड़ा गया। और ये फेनाटाइल ऐसा है कि जिसने 15 लाख जाने ली अमेरिका में। और ये हेरोइन से 100 गुना ज्यादा जहरी है और मॉर्फिन से 50 गुना ज्यादा जहरी है। ये बना के बेच दिया, 15 लाख मरे। तो अब जो वहां बैठे हुए हैं गुजराती लोग, उनकी स्पेशल ये चल रही है, मतलब कैसे पकड़ा जाए और इनको कैसे मार के भगाया जाए, इसके ऊपर चल रही है। 45 लाख इंडियन वहां रहते हैं जो ऑफिशियली रहते हैं, अनऑफिशियली तो उन्होंने 17 लाख भेजने का तय कर दिया, जो हमारे यहाँ आके
कुंभ में हम भेजेंगे उनको नागा बाबा बना के। 17 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है। जो वो तो बेरोजगार होकर के आएंगे ना, बेरोजगार होकर के आएंगे। बहुत ही अच्छे भविष्य को उन्होंने सोच करके वहां गए थे। अच्छा ये 40 लाख जो बने हैं वो हमारे यहाँ जैसे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं वैसे वहां टारगेट होंगे अब। बिल्कुल ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि भारत के लोग वहां, अब वो एक तरह से नफरत बढ़ेगी भारत के खिलाफ। दूसरी और भी कई वजह हैं, लेकिन ये और ये सारा ड्रग जो बेचती थी वो विटामिन सी के नाम से बेचती थी। और इसके लिए क्या क्या उसमें नाम आया था अडानी का, कहते हैं ऐसे। मेरे सोच ने मैंने बात किया वहां तो बताया कि उसमें अडानी का नाम आ रहा था। भावेश ने बताया कि अडानी के पोर्ट पर उतरता था, वहां से ही बाहर जाता था। उसका नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने इंपोर्ट ड्यूटी 10% पर ला दिया। चाहे भाड़ में, अडानी बचना चाहिए, मोदी जी बचना चाहिए। बस किसी भी तरह से वो बचें। और अब तो कभी कभी मोदी जी कहने लगे कि मैं भी कोई हमेशा थोड़ी रहूंगा, मुझे चला जाना है और मैं चलते फिरते हाथ पैर में जाना चाहता हूं। उस किस्म की बातें करने लगे। शायद उन्हें अब ऐसा एहसास होने लगा कि अब वो सरकार से बाहर भी जाएंगे और उसके बाद भी कोई जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा किस तरह से होगा जब इतने लोगों को बेरोजगार रखने का इंतजाम किया, इतना करप्शन किया, इतने देश की बड़ी बड़ी जितनी संपत्तियां थी जो बनाई गई थी वो सबको बेच दिया गया, तबाह कर दिया गया। आगे भीख मांग राज्य है चुनावी वादे निभाने के लिए कर्जा ले रहे हजारों करोड़ रुपए का। अभी उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैंने सबके रिकॉर्ड आपको भेज दिया। आपके पास समय नहीं तो सब डाटा मेरे पास है। जी। इलेक्शन जीतने के लिए देश को एक तरह से गिरवी रखा जा रहा है। हम किसी भी तरह से इलेक्शन जीत जाएं और देश जाए कहीं भी, ये बहुत ही बुरी और बहुत ही खतरनाक बात है। गरीबी देखेंगे पाकिस्तान की, हम गरीबी देखेंगे बांग्लादेश की, हम उसके ऊपर कटाक्ष करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि पहले टॉप देशों में हम होते थे, 4-5 में होते थे, अब 10 के बाद हो गए, हमारी कहीं गिनती नहीं हो रही है। इसके कोई शर्म नहीं। बिल्कुल। अरे साहब, हमें बड़ा ये लगता था कि डॉलर के मुकाबले में अगर भारत में 50 रुपए तो वहां 100 रुपए का डॉलर होता था। हम सोचते थे ये कितनी गिर चुकी है करेंसी, लेकिन हम भी अब उसी तरफ जा रहे हैं। देश की इकोनॉमी का बहरहाल बट्टा बिठाने का काम बहरहाल किया है, और किस तरीके से क्या लुभावने वादे और काम कुछ नहीं, ये सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। मैं वक्त की कमी की वजह से मैं यहाँ मुझे रोकने पर मजबूर हूँ, और जो देखने वाले भी हैं वो भी आधा घंटे से ज्यादा शायद नहीं देख पाते। मैं आप अपने दर्शकों से कहूंगा कि अविनाश काकड़े जी बहुत ही तैयारी के साथ डेटाज के साथ आते हैं। जो उन्होंने डेटाज हमें दिए हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो आपको ये वीडियो मिली है उसमें साथ साथ ये सारे आंकड़े भी आपको मिलेंगे जो वो नहीं बोल सके हैं, वो आप उन इमेजेस में, आंकड़ों में देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।